और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के घर कल हुई बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 की मारिया शकील की खबर है कि इस बैठक में राज्यों में आने वाले चुनाव पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा हुई है। खबर यह कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से शरद पवार के नाम पर चर्चा भी हुई है। तो विपक्ष में सियासी हलचल इसी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आने वाले जो चुनाव है राज्यों में उस पर यहां पर चर्चा नहीं हुई। कल ये जो बैठक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी भी वर्चुअली जुड़ी थी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद थे। और इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल राज्यों पर फोकस नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस है। खबर यह है कि 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से शरद पवार के नाम पर चर्चा भी यहां पर हुई है। मारिया शकील हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। मारिया, क्या चर्चा हुई इस बैठक में? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, जो प्रशांत किशोर जिसमें मौजूद थे, उसमें कांग्रेस को लेकर चर्चा हुई है। कोई ऑपोजिशन का कोई चेहरा हो सकता है, ये हम लोग देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि प्रशांत किशोर से बहुत सारी मुलाकात शरद पवार ने की थी। करीब 3 मुलाकात दोनों के बीच में हुई है, दिल्ली और मुंबई में मिला करके। ये भी हम जानते हैं कि उनका रोल बहुत ही अहम रहा है। ममता बनर्जी के वो सलाहकार रहे हैं और इसके अलावा MK स्टालिन को इलेक्शन स्ट्रैटेजी में उन्होंने मदद की है। फिर तो क्या हम ये देख सकते हैं कि शरद पवार शायद ऑपोजिशन का एक चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि शरद पवार की एक क्रॉस पार्टी एक्सेप्टेबिलिटी है। उनके मित्र जो हैं वो बहुत सारे पार्टी से आते हैं। शिवसेना कुछ दिन पहले शिवसेना ने ये बात उठाई थी कि शरद पवार को क्यों नहीं ऑपोजिशन अपना चेहरा बनाती है 2022 के चुनाव में, जो अगले साल चुनाव होगा। लेकिन अर्पिता, सबसे बड़ा सवाल ये होगा क्योंकि सबकी निगाहें अभी फिलहाल तो यूपी में गड़ी हैं, क्योंकि यूपी से ही इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड होगा। अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है यूपी में। उससे पहले आगे अब माहौल कैसे बनता है चुनाव का, वो आगे देखना है। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज भाजपा के फेवर में रहेगा तो ये सब जो इतने जो एफर्ट्स हो रहे हैं ऑपोजिशन की, वो शायद ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दिखा पाए। लेकिन ये जरूर है कि ऑपोजिशन के बहुत सारे नेता शरद पवार को अपना नेता मान सकते हैं। लेकिन मारिया, आप जरा बताइए, शरद पवार के नाम पर चर्चा तो हुई, सहमति कब तक बन सकती है? क्योंकि एक चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है, आने वाले चुनाव में भी हेल्प करेगा। ये कब तक मुमकिन है? ये उसमें वक्त लगेगा अर्पिता, क्योंकि जब तक यूपी चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते और यूपी चुनाव जनवरी फरवरी में होगा, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बातचीत शुरू होगी और उसके बाद फिर माहौल बनने लगेगा। अभी फिलहाल चर्चा चल रही है, बहुत सारे लेवल पे चर्चा चल रही है। शरद पवार, आपको याद होगा पहले भी बहुत सारी पार्टीज ने ये जरूर कहा है कि शरद पवार एक वेटरन पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके बहुत सारी पार्टीज में मित्र हैं, दोस्त हैं, और उनका जो कद है वो वैसा है कि अगर ऑपोजिशन उनको एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट करती है तो बहुत सारे लोग शायद जो उनके अभी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो वो भी शायद जुड़ जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बेपरवाह भीड़ की। সমস্ত পর্যটক বন্ধু, देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। अभी भी हर रोज 30,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हो रही है। बाजारों, धार्मिक स्थलों और समंदर किनारे भी लोगों का हुजूम उमड़ा दिख रहा है। लोगों ने जैसे ये मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा और बढ़ जाता है। जरा 5 तस्वीरें आपके सामने हम रख देते हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शिमला की है, दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की है, तीसरी तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार की है, चौथी तस्वीर मुंबई के दादर मंडी की है और पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर सब्जी मंडी की। इन सभी जगहों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते खतरों और तीसरी लहर पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान उन्होंने हिल स्टेशन पर बाजारों में जुटती भीड़ पर चिंता जताई थी। साथ ही उन्होंने चेताया भी कि बाजारों और हिल स्टेशन पर भीड़ का इस तरह उमड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। और अब बात दिल्ली की भी जरा कर लेते हैं। देश की राजधानी में भी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासतौर पर बाजारों और सब्जी मंडियों में हम देख रहे हैं खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। गाजीपुर मंडी में तो देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई मेला लगा हो। सदर बाजार के भी हालात कुछ इसी तरह के दिखाई दिए। वहां भी कोरोना नियमों को लोगों ने ताक पर रख दिया। ना तो मास्क लगाने की चिंता रही, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा। दिल्ली के सदर बाजार पे इस वक्त हम मौजूद हैं। सदर बाजार दिल्ली की वो बाजार है जहां की 2 मार्केट्स को पहले ही कोविड प्रोटोकॉल पालन ना करने के चलते बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या तस्वीरें सुबह की हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ पर है। कई लोगों ने चेहरे पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं, जिनके चेहरे पे मास्क हैं वो भी कैमरा देखकर लगे हैं। और ये भीड़ यहाँ पर इसी तरीके से खड़ी रहती है। ये तब का आलम है जब अभी मार्केट नहीं खुले। आपका मास्क है? मास्क है? इस तरीके के हालात यहाँ हैं। भैया मास्क कहाँ है? ऊपर क्यों नहीं लगाया हुआ इसे? तो ये पूरे बाजार के हालात ही इस तरीके के हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये तब है जब मार्केट खुलने में अभी समय बाकी है। बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो लोग यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ के कामगार मजदूर हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, जिनका लॉकडाउन से जिनको सबसे ज्यादा असर पड़ता है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। साथ ही यही कारण रहा कि इस तरीके की भीड़ जहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जाता। ये तस्वीरें देखिए जहाँ तमाम लोग खड़े हैं, यहाँ पर किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मास्क जिनके पास है उन्होंने नीचे लगा रखे हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पहले ही 2 मार्केट्स को बंद भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद उसके कोई असर यहाँ के लोगों को होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जिसके चलते सदर बाजार की तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि लोगों की जो बेपरवाही है वो चरम पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो स्थिति को दिखाने के लिए इस वक्त जुड़े हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं।
गांधीनगर मार्केट से हमारे साथ जावेद मंसूरी इस वक्त जुड़ चुके हैं और सदर बाजार से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ मुंबई के दादर से आशीष सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद का पहले रुक कर लेते हैं। जावेद, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बाजार बंद हो रहे हैं, सब्जी मंडियां बंद हो रही हैं, लेकिन क्या लोगों में जागरूकता आई है इससे? देखिए, दिल्ली के बाजारों में स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आती है। इस वक्त मैं गांधीनगर बाजार में मौजूद हूँ। जब आप पहुंचते हैं, जैसे ही कैमरा लेकर पहुंचते हैं, तो आसपास वो लोग जो बिना मास्क के नजर आते हैं तो मास्क ठीक से कर लेते हैं। और अभी भी कई लोग ऐसे नजर आ जाएंगे। देखिए, 2 शख्स जा रहे हैं जो मास्क नीचे करके जा रहे हैं। सर, आप यहाँ दुकान चलाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? बिना मास्क वाले लोग यहाँ पर अभी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। अब जैसे हमारी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो हम उसको, या तो जिसके पास मास्क नहीं होता, हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। अपने घर देखते हैं मास्क रखे हुए, सैनिटाइजर करवाते हैं उनके हाथ। हम लोगों को कहते रहते हैं मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। अब जो लोग नहीं मानते उनको सरकार, जो वर्कर यहाँ काम करते हैं उन पर भी मास्क नजर नहीं आ रहे। देखिए, 2 लोग मुझे वहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं जो मोबाइल चला रहे हैं। मास्क उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं है, वो यही काम करने वाले लोग हैं। ये सर देखिए, हमने एसोसिएशन ने और पूरे मतलब मार्केट के जितने भी लोग हैं उन्होंने पूरी वो करी थी कि सब लोग मास्क पहने। बट जो नहीं पहन रहे, अब हम सरकार से कहते हैं कि कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले इनके खिलाफ जो वर्कर हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और वो एक्शन लिया भी जाता है। मैं जरा आगे की तस्वीरें और आपको दिखाना चाहूंगा। बिना मास्क के जो लोग नजर आ रहे हैं, इनसे ही जरा बात कर लेते हैं एक बार। भाई, ये बताइए, आपके मास्क कहाँ है? हाथ में लिया हुआ है? नहीं, बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, मास्क लगाना चाहिए। कोरोना का खतरा है कि नहीं? डर लगता है कोरोना से? है, डर है। आपको पता है मार्केट बंद हो जाएगी, फिर काम में दिक्कत होगी आप ही लोगों को। तो वो दिक्कत होगा काम में। इसी बीच रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। कांवड़ यात्रा को इजाजत देने पर दरअसल ये नोटिस यूपी सरकार को मिला। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और उसको लेकर फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है यूपी सरकार को कि आखिरकार कांवड़ यात्रा को इजाजत कैसे दे दी गई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, यानी कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी सरकार से पूछा कि ऐसे वक्त पर जब कोरोना की तीसरी लहर है सामने, किस तरीके से इजाजत मिल गई कांवड़ यात्रा को? कब तक जवाब देना है सरकार को? देखिए, जस्टिस नरीमन ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया है और इस तरीके की खबरें आई थी कि सुप्रीम उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा की अनुमति दे सकती है, दे दी है, और उसी को लेकर के कॉग्निजेंस कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी, यानी शुक्रवार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट को ये बताना होगा कि किन परिस्थितियों में फैसला लिया गया। हालांकि ये बात पहले से तय है कि सुप्रीम कोर्ट जो भीड़ भाड़ कई इलाकों में हुई थी उसको लेकर पहले भी चिंता जता चुका है और कई बार राज्य और केंद्र सरकारों को ये कहा था कि इस तरीके के इवेंट्स पर रोक लगाई जाए जहां पर लोगों के एकत्र होने या भीड़ होने की गुंजाइश बनती है। तो इस मामले में क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की खबर आने के बाद अब कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लिया। शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी और उससे पहले जवाब देना होगा। शुक्रिया विक्रांत। लौट रहे हैं कोरोना की खबरों पर ही। मुंबई की दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें आपको दिखा दें। कोरोना का खतरा सामने है, लेकिन लोग नियमों को मानने को तैयार नहीं है, जमकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब्जी खरीदने के चक्कर में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। ना तो सब्जी बेचने वाले और ना ही खरीदने वालों ने कोरोना नियम का पालन करने की जहमत उठाई। मुंबई की दादर की सब्जी मंडी का ये इलाका है और इस वक्त देखें आप तो जो लगातार भीड़ उमड़ रही थी उसके ऊपर आखिरकार कार्रवाई के बाद जो फेरी वाले हैं वो अपने ठेलों को लेकर यहां से भागते हुए नजर आएंगे। कोरोना के नियमों की अनदेखी कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई पड़ती है और उसी की वजह से जब प्रशासन कार्रवाई पे उतरता है तो अचानक ही ये लोग यहां से भाग खड़े होते हैं। यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो कोरोना के नियमों की अनदेखी हो रही थी उसी की वजह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आगे जो बीएमसी है, क्योंकि लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही थी उसके बाद चेतावनी दी जा रही थी, उसके बाद भी लोग अपने ठेले लगाकर यहाँ पे खड़े थे और लगातार जो भीड़ बढ़ने की वजह से हालात गंभीर हुए, उसके चलते फिर बीएमसी यहाँ पे कार्रवाई करती है और यहाँ पे देखें लोग अपने ठेले लगा जो है वो उठाकर किस तरह से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि
अवैध तरीके से ये लगे हुए होते हैं। सबसे अहम बात ये है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये बात कही कल कि साफ तौर पे जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, जिस तरह से हालात बिगड़े, उसकी वजह से कहीं न कहीं पर्यटन और व्यवसाय दोनों प्रभावित हुए हैं। लेकिन ऐसे में भी, ऐसे माहौल में भी लोग जो हैं वो नियमों की अनदेखी न करें। आशीष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं। जो सब्जी बेच रहे हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है, जो खरीदने पहुंचे उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। इस वक्त की स्थिति क्या है और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट पर है? क्या जुर्माने वसूले जा रहे हैं या और वहां पर भी मार्केट दिल्ली की तरह बंद किए जा रहे हैं? जी, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं होते। अब जो है, अगर आप यहाँ पर ही देख लें, एक कतार में लोग जो बैठे हैं सब्जी बेचने वाले, खास तौर पे उनके चेहरे पे आपको मास्क या तो नीचे दिखेगा या तो जो है कैमरा देखते ही जैसे देखते हैं वैसे ही मास्क जो है वो चढ़ा लेते हैं। मास्क क्यों जो है पूरा क्यों नहीं पहन रहे? पूरा ही पहना था, वो रख गया, पूरा ही पहन के रखा। हाँ, आप देखते ही कैमरा तुरंत मास्क पहने। अरे वो गिर गया था तो लगा रहा हूँ, गिर गया था तो लगा रहा हूँ। यही हालत जो है वो आपको बाजार में लोगों की भी दिखाई पड़ जाएगी कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर बाजार में आप जहाँ नज़र डालोगे हर तरफ कोई ना कोई भटकता हुआ आपको दिख जाएगा, जो मास्क या तो गलत तरीके से लगाए हुए होगा या तो मास्क, यहाँ पे देखें मास्क ही नीचे है। कितने लोगों को एक ही, मतलब अगर आप 100 मीटर के दायरे में ही देखेंगे तो आपको कम से कम 50 से ज़्यादा आदमी दिख जाएंगे जो कि मास्क जो है वो नीचे किए हुए हैं। नियमों की अनदेखी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, नियमों की अनदेखी मास्क से ही हो जाती है। हालात ये हैं कि मंडी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लगातार बीएमसी जो है वो लगातार खड़ी रहती है, तैयार रहती है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई करके आगे बढ़ती है बीएमसी, वैसे ही पीछे पीछे वापस जो है वो बाजार बनने, वापस से जो है वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हालात पर कितना काबू पाया जाए ये संभव लोगों के ऊपर जो है करता है कि वो किस तरह से इसे करें। ये देखें, बिना मास्क के सीधे चल दिए। कुछ लोग हैं कैमरा देखते हैं तुरंत मास्क पहन लेते हैं। यही स्थिति बनी हुई है और यही स्थिति लोगों के लिए सबसे घातक साबित होगी। खासतौर पे पर्यटन स्थलों की भी बात कर ली जाए तो बाजार के अलावा पर्यटन स्थलों पे भी जो बरसात हो रही है उसकी वजह से वाटर ठीक, आशीष जरा रहिए आप साथ। देश के अलग अलग हिस्सों की जरा तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बाजारों में उमड़ती भीड़ और कोरोना नियम का पालन नहीं होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों और पहाड़ी राज्यों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लोग मौसम समाचार की तरह ना समझें, क्योंकि केस कम हुए हैं, खत्म नहीं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ भी चुकी है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज़्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, आप सदर बाजार में हैं, शायद वहां पर ज़िद तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं और प्रशासन ने तो ये कहा है कि अगर ऐसी ही भीड़ रही तो बाजार बंद भी किए जाएंगे। क्या इस दिशा में भी कोई कदम उठाने की तैयारी है?
मैं आपको तस्वीरें सदर बाजार की दिखा रही हूँ। देखिए जहां हम मौजूद हैं इस जगह से 100 कदम की दूरी पर ही तकरीबन एक रुई मंडी थी जिसे बंद किया गया था और उसके बाद 3 दिन बाद उसे खोला गया। इसी रोड में आगे जाके एक 12 टूटी चौक है जिसे बंद किया गया 3 दिनों के लिए क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन नहीं हो रहा था। पर तस्वीरें मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, एक बार फिर ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको लोग बिना मास्क के नजर आएंगे। भैया मास्क लगा लो, गमछा ले रखा इसी को लगा लीजिए। अब यहाँ हाल ये है कि जब कैमरा नजर आता है कुछ लोग तब मास्क लगा लेते हैं और कुछ उसके बाद भी जहमत नहीं उठाते। तो ये आप मार्केट की तस्वीर आप देखिए, यहाँ कितने सारे लोग हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए और देखिए इसमें से अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों के पास मास्क हैं, कितनों के पास नहीं है। कैमरे को देख के लोग मुंह मोड़ के जा रहे हैं। आगे देखिए सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका रोज का काम है, जो अब हमें देखकर मास्क ऊपर कर रहे हैं या गमछा लगा रहे हैं। पीछे भी तस्वीर आप देखिए, लोग जो वहाँ बैठे हैं स्कूटरों के ऊपर, बाइक के ऊपर, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। और ये लापरवाही सदर बाजार जैसी जगह में है जो सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, जहां सबसे ज्यादा लोगों का आना होता है। मास्क ऊपर कर लीजिए। तो मास्क, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं कि मास्क अगर है, और खास बात ये भी है यहाँ पर कि मास्क या गमछे सबके पास है, पर अगर मास्क है तो वो मुंह के नीचे यहाँ तक लगाए रहते हैं। जब कोई कैमरा वाला आए या कोई प्रशासन वाला आए तो उसे ऊपर किया जाता है, वरना दिन भर इसकी जहमत नहीं उठाई जाती। इस मार्केट की अगर बात करें तो प्रशासन यहाँ पर पहले ही 2 मार्केट्स को बंद कर चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई भी असर बाजार में देखने को मिल रहा है। 2 मार्केट सदर बाजार की पहले ही बंद कर दी जा चुकी है और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अगर ढिलाई बढ़ती गई तो आगे भी मार्केट्स को बंद किया जा सकता है। ठीक है प्रियंका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष और जावेद आपका भी शुक्रिया। तो देखिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से कोरोना नियमों को पालन करने की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का आना कम नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए मनाली पुलिस ने सैलानियों पर सख्ती बरतनी अब शुरू की है। पहले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, इसके बाद भी जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनमें जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सिर्फ हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि समंदर किनारे भी लोगों की भारी भरकम भीड़ दिख रही है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तो समंदर के किनारे मौज मस्ती करने वालों का हुजूम दिखा। लोग समंदर से आने वाली लहरों पर बेखौफ होकर मस्ती करते दिखे। इस दौरान लोग ना तो मास्क पहने नजर आए, ना ही लोगों ने 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया। देखने से ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। यही हालात रहे तो तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता है। कोरोना खतरे के बीच हिल स्टेशंस और बाजारों में उमड़ती भीड़ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चिंता जताई और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की। टूरिस्ट सेंटर पर लगातार लोग मास संख्या में विदाउट मास्क, विदाउट कोरोना प्रोटोकॉल टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को अपील कर रहे हैं, प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल आप लोग खुद फॉलो करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। जब भी अपन कोरोना को हरा सकते हैं, नहीं तो अगर फिर एक बार अगर कोरोना अगर बढ़ गए तो पॉजिटिव केसेस बढ़ गए तो समस्या बढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। हमारे लिए लोगों की ज़िंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। तो हमने भी प्रार्थना की है सबसे, और हमारी सरकार ने आज कह दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह से हम लोग कांवड़ यात्रा नहीं चला सकते हैं। तो हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हालात सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं है, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। सब्जी मंडी में जो सब्जी बेच रहे हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है, और जो सब्जी खरीदने पहुंचे हैं वो भी न दूरी मेंटेन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। तो लोगों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, और तीसरी लहर को सीधे सीधे तौर पर यह न्योता है। तो कानपुर सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ना लोगों को मास्क की चिंता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। कोरोना से बेखौफ होकर लोग जो हैं वो खरीदारी करते दिखे। तो तीसरी लहर का खतरा इसी के साथ बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब लोगों को बार बार ये जागरूक किया जा रहा है कि मास्क जरूर लगाइए,
केसेस कम हुए लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मानने को लोग तैयार नहीं है। इस बीच न्यूज 18 से बात करते हुए योग गुरु रामदेव ने दावा किया कि कोरोना के दौरान 90% लोग गिलोय और योग के जरिए ठीक हुए। थोड़े से हालात सुधर रहे थे, फिर दूसरी वेव आ गई तो काफी विवाद हुआ कि भाई कोरोनिल कहां गई, उससे ये दूसरी वेव कैसे आ गई। जब कोरोनिल थी तो फिर लोगों को बचाया जा सकता, तो लोग क्यों नहीं बचे। 90% लोग योग आयुर्वेद से गिलोय, तुलसी और ये स्वासारी कोरोनिल जैसी चीजों का प्रयोग करके बचे। ये जो हॉस्पिटलों में जो लोग गए, मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता दोबारा, उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या तो वापस ही नहीं आ पाए। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों मिन्हास और मसीरुद्दीन को आज एटीएस की टीम कानपुर लेकर जाएगी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कानपुर में एटीएस की टीम मदरसा कॉलेज, बेगमगंज, वहां भी ले जाया जा सकता है इन्हें। जानकारी यह भी कि संदिग्ध आतंकियों में एक मिन्हास ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। जिसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खातों में मिन्हास ने रकम भेजी थी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी वो जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। मिन्हास और मसीरुद्दीन को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों आरोपी 14 दिन की एटीएस के रिमांड पर हैं। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, अब कानपुर ले जाने की तैयारी है एटीएस की? देखिए, बिल्कुल महनाज और मसरुद्दीन को यूपी के कानपुर ले जाएगी, जो कि वहीं से इन लोगों ने पिस्तौल खरीदी थी और कहा जा रहा है कि कई लोगों के संपर्क में। इसके अलावा तो कश्मीर से कनेक्शन में पैसे भेजा था और इस तरह की पूरा जो नेक्सस पूरा जिस तरह की अब एटीएस पूछताछ करी। हालांकि इस की जो पुलिस टीम आई है वो पूछताछ कर रही है, बात कर रही है और यूपी की एटीएस महनाज और उनको आमने सामने बैठा कर पूछताछ कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। उनका चीज पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो बड़ा नेक्सस है राम से 15 अगस्त के आसपास, बकरीद के आसपास, बकरीद के जो इलाके उनको दहलाने की कोशिश की जा रही थी और इसी वजह से अब जो तैयारी एटीएस की जो एनआईए है, जो दिल्ली की स्पेशल सेल है, वो पूछताछ कर रही है। क्योंकि कानपुर का जो चमनगंज इलाका है, जो मदरसा है, वहां इनको ले जाया जाएगा कि इनके साथ कौन कौन से जो आतंकी गतिविधियां थी और कौन किन लोगों से बात किया। वो कमांडर लखनऊ आने वाले थे आतंकी कमांडर, उनसे क्या इनकी बातचीत हुई, टेलीग्राम पर जो चैट थी वो एटीएस के हाथ लगे। तो उन सबको लेकर एटीएस लगातार पूछताछ करेगी किस तरह उत्तर प्रदेश को दबाने की साजिश कर रहे थे। इसीलिए इनके परिवार और इन आतंकियों को एक साथ बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस पूछताछ की जा रही, जिससे जो बातें हों आमने सामने खुलकर निकल कर सामने आए और कोई चूक न रह जाए। 15 बकरीद हो, ये जो लखनऊ की बात करें, अर्पिता तो अमीनाबाद और सिद्धू का जो मंदिर था, 2 इनके टारगेट पर था। इसके अलावा काशी, अयोध्या, मथुरा इनके टारगेट पर था। जांच एजेंसियां वो लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रहे हैं, उसी दिशा को कानपुर ले जाएंगे। ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए। वही लखनऊ के काकोरी से आपको बता दें, गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह खबर है कि दोनों आरोपियों को 15 अगस्त को अयोध्या, काशी और यूपी के कई धार्मिक शहरों को दहलाने की इन्होंने साजिश रची थी। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि अलकायदा ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी और इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। जानकारी तो यह भी कि इनके लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को भी आना था। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु भी इनके निशाने पर थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि इन दोनों जगहों पर प्रेशर कुकर से धमाके की साजिश थी। आरोप है कि दोनों संदिग्ध आतंकी कश्मीर के तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बना रहे थे और इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार भी जुटाए गए। बताया यह भी जा रहा है कि साजिश में कानपुर के कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। दोनों आरोपी अभी एटीएस की रिमांड पर हैं। दोनों आरोपियों को लखनऊ के काकोरी से 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और एटीएस के मुताबिक दोनों के पास से प्रेशर कुकर बम, टाइम बम और हथियार मिले थे।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जुड़ी, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों में एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर एजाज शामिल है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। साथ ही पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। तो ये मुठभेड़ आपको बता दें चली, जिसमें 3 जो आतंकी हैं वो ढेर किए गए हैं, जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर, और साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी अभी चल रहा है कि कहीं कोई और आतंकी भी इलाके में छिपे ना हो। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों से ये मुठभेड़ चली। जैसे ही जानकारी सुरक्षा बल को हाथ लगी कि आतंकी इलाके में हो सकते हैं, पूरे इलाके को घेरा गया और उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। 3 आतंकी पुलवामा में ढेर किए। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईटी के छिपे हुए हैं। तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते एलईटी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी है। इस साल जनवरी से अब तक सुरक्षा बल ने 77 आतंकियों को ढेर किया है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि मारे गए आतंकियों में लश्कर और हिज्ब के कई टॉप कमांडर शामिल थे। वहीं पिछले 13 दिनों में सुरक्षा बल ने 16 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बल ने 2 जुलाई को पुलवामा में 5 आतंकी ढेर किए, जबकि 7 जुलाई को सुरक्षा बल की 3 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें हंदवाड़ा, उसमें हिज्ब का कमांडर मारा गया था जो वहां पर मुठभेड़ हुई। पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए। कुलगांव में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर किया था। इसके बाद 10 जुलाई को अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए और आज 14 जुलाई को पुलवामा में आतंकियों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। उधर महाराष्ट्र साइबर सेल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों पर पायरेसी का पर्दाफाश हुआ है। वाईकॉम 18 के ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट ने महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज की, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को होने वाला करोड़ों रुपया का नुकसान होने से बच गया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में एक बीटेक की डिग्री हासिल कर चुके लड़के को हैदराबाद से गिरफ्तार किया और आरोप है कि लड़का वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को हैक करके उस पर आने वाले कार्यक्रमों को टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कम फीस लेकर या मुफ्त में पोस्ट किया करता था। वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने महाराष्ट्र साइबर यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि जो भी चैनल, जो भी वेब सीरीज वो चलाते हैं, उनका कॉपी करके, उनका पायरेसी करके बहुत सारे कंटेंट आम लोगों में दी जा रहे हैं। इसकी वजह से उनको लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसी कंप्लेंट आने के बाद महाराष्ट्र साइबर ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके हैदराबाद से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।